Fight Theory। अच्छा तो हाँ दोस्तों, मैं था तुम्हें एक ही क्वेश्चन दिखाने वाला था अपने फ्रेंड के नोट से, वो तुम्हें याद तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ और उसको याद करते हैं अभी के। एक सेकेंड, हाँ ये रही। ये इक्वेशन को याद कर लो बस, इस इक्वेशन को अगर याद करते हो तुम्हारी नैया पार है। एक सेकेंड, हाँ हो रही है। इतनी इक्वेशन को याद करते हो तुम्हारी नैया पार है। इसमें बस खाली देखो, ये न्यू नोट 4 पाई भी याद हो जाएगा, आई डी भी याद हो जाएगा, क्योंकि ऐसी ना 12th में भी इक्वेशन रट रखी हैं। बस मेन है कि देखो, रट तो रखी नहीं, मैं भी नहीं रटता, तुम मेरे को मतलब वो मत समझो मैं रटता हूँ हर चीज़ को। देखो, डेरिवेशन करने का जोश सबको होता है, ठीक है। डेरिवेशन करने का जोश मुझे भी था, मैंने भी पूरी EMFT की इक्वेशन 12th में पूरी की पूरी ड्राइव करी थी, मेरे को जोश था। लेकिन बाद में बंदे को अल्टीमेटली रटनी पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में बंदा डिराइव नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ मैं बता रहा था आपको कि ये एक ही क्वेश्चन आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, ठीक है। न्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डी e⁻⁻ बीटा डी डी जेड, ठीक है। ये एक बार इक्वेशन याद कर ली। उसके बाद एच की जो वैल्यू है, जो तुम्हारा अगर मान लो कि हाफ डाइपोल है तो 2h इक्वल टू λ/2, और अगर क्वार्टर वेव है तो 2h इक्वल टू λ/4। उससे तुम h की वैल्यू निकाल लो, h को ऊपर रखो, 2 को नीचे भेज दो, λ/4 हो जाएगी तुम्हारा हाफ डाइपोल के केस में। तो और ये रिलेशन जो है डी का देख लेना, डी का रिलेशन है इसमें r - z cos थीटा है। वो कैसे आया वो तुम इस डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करो कैसे आया, ठीक है। इस डायग्राम को समझो और कोशिश करो, ठीक है, कैसे आया। और उसके बाद ये स्टेप्स आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हाँ AZ निकाल लिया, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ जैसे इसने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। एक बार जब तुमने AZ निकाल लिया तो AZ निकालने के बाद A थीटा AR निकाल लेना और उसको इस इक्वेशन में डाल देना, ताकि तुम्हारा H फाई निकल जाए। H फाई निकल जाएगा और H फाई निकल जाएगा तो अब तुम्हारे पास ये समझ लो कि ये पॉइंटिंग वेक्टर लगाने के लिए, पावर निकालने के लिए H फाई तो आ चुका है बेटा। अब तुम्हें E फाई निकालना है। H फाई बेसिकली अल्टीमेटली निकलेगा, कैसे निकलेगा पूरी कैलकुलेशन देखो, ठीक है। और E थीटा कैसे निकालना है वो ये रहा, ठीक है। E थीटा N थीटा बाय H फाई निकाल चुकी हो, बस वही मल्टीप्लाई कर दो, एकदम बहुत सिंपल हो गई कैलकुलेशन, समझ रहे हो। ए निकालने कितना फ़ायदा था, ए की डेरिवेशन हमने करी, पहले इक्वेशन निकाली हमने उसकी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ए का सोल्यूशन निकाला, उसके बाद फिर हमने एच फाई निकाला, उसके बाद ई थीटा निकाला। अब पावर निकालने वाले हैं, देखो तो सही, ये देखो ई थीटा मैक्स एच फाई मैक्स ये निकाल लिया। उसके बाद हम इसमें अपॉन 2 कर देंगे तो हमारे पास पी एवरेज निकलेगा, फिर PT निकाल लेंगे। कैसे निकालना वो सब देख लो इधर इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही जैसे अभी हमने हाफ डाइपोल के लिए करी, वैसे ही क्वार्टर वेव डाइपोल के लिए मोनोपोल करी हुई है। उसके लिए जो इनके लिए जो रिलेशन है, अगर तुम एकदम टॉप पेज पे जाओगे इस फाइल के, तो मैं पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी। मैं काफ़ी चीज़ें देखो शुरू से फाइल नहीं खोलता आपके लिए, मेरे को जो चीज़ चाहिए होती है वहाँ से रैंडमली खोलता हूँ। तुम 1 बाय 1 करके चलोगे तो पता लगेगा। ये नहीं, इससे ही पहले वाली फाइल है ये, तो पार्ट देखो, ये पार्ट 4 है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने लेकिन पार्ट 0 भी बना रखा है, तो शायद क्या पता मैं अभी जब फाइल अपलोड करूँ वेबसाइट में तो ये पार्ट 5 हो जाए, तो चेक कर लेना, ठीक है। और अब वो सब पूरा का पूरा चार्ट दे रखा है, ठीक है। हाफ डाइपोल के लिए कितना होना चाहिए, और हाफ मोनोपोल के लिए कितना होना चाहिए, और क्वार्टर के लिए कितना होना चाहिए, पूरा का पूरा चार्ट है पीछे की फाइल में। मतलब ये पार्ट 4 है तो पार्ट 3 में होगी। अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने पार्ट 0 भी बना रखा है, पार्ट 1 कर दूँ वेबसाइट में जाके तो ये पार्ट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना थोड़ा एफर्ट लगा लेना इस चीज़ में, ठीक है। और आगे और भी यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्ट। हाँ अभी मैं क्या ये तुम्हें बता दिया, जैसे ही तुमने ये निकाला वैसे ही तुम क्वार्टर वेव के लिए भी निकाल दोगे। इन्होंने, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पीछे वाली इक्वेशन को यूज़ करके ये निकाल लिया है, ठीक है। एंटीना टेम्परेचर ये कहता है कि मान लो कि जब एक एंटीना रिसीवर साइड वाला सेंस करता है, तो वो जब सेंस करता है ना, वो टेम्परेचर के बेसिस पे सेंस करता है बेसिकली। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, इम्पीडेंस ऑफ फ्री स्पेस शुड बी इक्वल टू द इम्पीडेंस ऑफ द
तुम्हारे क्या कहते हैं एंटीना, तो ठीक है ना, रिसीवर एंटीना। तो बेसिकली अगर तुम हैक करोगे उस टेक्नोलॉजी को, तुम देखोगे टेम्परेचर की सेंसिंग होती है उधर। तो टेम्परेचर की सेंसिंग के लिए इसमें फॉर्मूलेस है, फिर सेट ऑफ फॉर्मूलेस है उसके लिए। P इक्वल टू के टी आर, ठीक है, और P इक्वल टू के टी ए। टी ए तुम्हारा देख लो क्या है, नॉइस टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ लॉसलेस टेम्परेचर। P इक्वल टू कतब, कतब याद रख लो इसको पहले, ये बैंडविड्थ है। B रखना है इसको, मतलब याद करोगे जब इसको तो कतब के टी बी, ठीक है। P इक्वल टू साब, ठीक है। ये तुम्हारा अपर्चर, ये जो AE है ये तुम्हारा है अपर्चर, इफेक्टिव अपर्चर। कोई एंटीना का करेक्टरिस्टिक होता है। जब तुम एंटीना की बात करते हो ना, कि एंटीना पड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, मैं एक एंटीना खरीद के लाया डिश टीवी टाटा स्काई का। अब उस हार्डवेयर को जब मैं देखूंगा ना, उसका कुछ अपर्चर होगा, ठीक है। वैसे ही एक एंटीना का एक अपर्चर होता है, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो ये वही है कि ये उसका अपर्चर वगैरह, इस ये AE वो अपर्चर है, ठीक है। और B तो पता है बैंडविड्थ, मतलब कितनी बैंडविड्थ में काम करता है एंटीना, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना बैंडविड्थ का। मान लो मेरे पास एक एंटीना है, ठीक है, एक एंटीना है मेरे पास, मैं वो मेरा क्या कहते हैं एक एंटीना को सेंस करता है, मतलब एक ट्रांसमीटर के एंटीना को सेंस करता है। मतलब वो मान लो कि मेरा जो टाटा की सिम है वो मेरी काम करती है 20 मेगाहर्ट्ज पे, सपोज मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अपने दिमाग से ले रहा हूँ ऐसे ही मजे में, ठीक है। अगर मान लो रिलायंस की है वो 25 पे काम करती है, अब मैं तो चाहता हूँ मेरा मोबाइल 25 पे भी काम करे, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए ना, मेरे मोबाइल के एंटीना की बैंडविड्थ अच्छी होनी चाहिए। तो ये बैंडविड्थ वो है। और ये जो एस है ये फ्लक्स डेंसिटी है, ये फ्लक्स वेव्स की होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फ्लक्स की हो गई है ना, तो ये वही है, ठीक है। और ये जो एफ है ये TE/TO, ये देखो इस टॉपिक के बारे में ना, इसमें मैंने नोट्स जहाँ तक पढ़े, मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस नोट्स में इसके बारे में टॉपिक्स में अगर तुम्हें ग्रेट नॉलेज में जाना है या ग्रेट डिटेल में जाना है, तो एक बार बुक को या कोई ब्लॉग चेक करो, इंटरनेट पे जाओ और ये वाला जो टॉपिक है इसकी हेडिंग लिखो और उसका ब्लॉग चेक करो। अगर तुम्हें मज़ा आ रहा है पढ़ने में और मज़े लेने हैं तो एंटीना टेम्परेचर लिखो और उसके बारे में डिटेल में पढ़ो। अब इसके बारे में क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में तुम बता देता हूँ। देखो अपर्चर का एक फॉर्मूला होता है πr², तुम्हें इसमें देखो निकालना क्या है, तुम्हें इसमें क्या क्या गिवन है, तुम्हें इसमें D गिवन है, D मतलब डायमीटर ऑफ एंटीना गिवन है, और अपर्चर बोला 55% ऑफ फिजिकल अपर्चर, ठीक है। अपर्चर का जो फिजिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है वो होता है πr², वो तुमने πr² r इसमें डाल दिया r², ठीक है। फिर 55% ऑफ दिस जो निकलेगा वो इफेक्टिव अपर्चर निकलेगा। उसके बाद उसने बोला कैलकुलेट द गेन का फॉर्मूला होता है, अभी शायद मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन उसको अब देखो भाई, एक चीज़ को ना अपनी लाइफ में एक नियम बनाओ। मान लो कि एक चीज़ तुम्हें नहीं आती लेकिन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, टीचर तुम्हें उसके बारे में बता रही है, तो उस चीज़ को उसी समय समझ लो, उस टीचर को उस समय तुम एक टूल की तरह ले लो। जैसे एक होती है ना, जैसे तुमने मान लो कोई ब्रांडेड टॉफ़ी नहीं खाई, एक ब्रांडेड टॉफ़ी दे दी। अब सबसे पहले ये तो नहीं पढ़ूंगी इसके अंदर टॉफ़ी के अंदर का जो फ्रूट है भाई, पहले तो उसको स्टडी करूँगा, फिर टॉफ़ी खाऊंगा, खा लेते हो ना, वैसे ही इसको टॉफ़ी की तरह ले लो। ये जो मैं ये वाला फॉर्मूला दे रहा हूँ, AE इक्वल टू J λ²/4π, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो कि खैर मैंने जो याद किया था वो मैंने याद किया था J इधर था और 4π इधर था और π² इधर था, ठीक है, λ² इधर था, तो मैंने वही शिफ्टिंग कर लो, यही फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। G के टर्म्स में करो, मैंने भी वैसे ही किया, तो तुम भी वैसे ही करो। ये 4π को उधर ले जाओ, लैम्डा को नीचे रख लो, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार जब ये निकाल लोगे, अब इसमें तुम्हें लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है, C/F, इस केस में C/F होता है, ठीक है। इस जो एंटीना चैप्टर है, एंटीना के अंदर तुम लैम्डा को C/F लिखोगे और F को C/λ लिखोगे, ठीक है, कभी भी रिक्वायर होगा तो। और ये C क्या होता है, 3 × 10⁸। F जो है तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो गीगाहर्ट्ज में गिवन है, इसको इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 20 × 10⁹ उसे जब मल्टीप्लाई कर दूंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगे, तुम्हारे पास ये आ जाएगी। उसके बाद तुम्हारे पास AE की बात आई, AE लैम्डा की वैल्यू तुमने निकाल ली, G की वैल्यू तुम्हें निकालनी है 4π, पाई की वैल्यू पता है तुम्हें 3.14, AE की वैल्यू तुमने यहाँ पे इफेक्टिव अपर्चर 55% ऑफ जो तुमने πr² निकाला ना, इसका 55% ले लेना, इंटू 55/100 कर देना, और जो वैल्यू निकलेगी उसको AE में डाल देना और फिर आंसर निकालना, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो फॉर्मूला भी टेम्परेचर के डिस्कस करते उस पर डिपेंडेंट प्रॉब्लम से ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ L इफेक्टिव मतलब लेंथ ऑफ इफेक्टिव, फाइंड द इफेक्टिव लेंथ ऑफ हार्डवेयर
क्या हाफ वेव लिखा है, हार्डवेयर नहीं लिखा, हाफ वेव डाइपोल। हाफ वेव में तुम्हें बता चुका हूँ कि जो 2h होता है या जो लेंथ ऑफ एंटीना होता है वो तुम्हारा λ/2 होता है। तो इसमें बस खाली एक ये लगता है, सिंपल सा फॉर्मूला, इसको देखिए खतरनाक नहीं है फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, ठीक है। आई एम साइन बीटा एच माइनस जेड डी जेड, मतलब बेसिकली इतनी चीज़ याद करनी है, साइन बीटा एच माइनस जेड, बस इतनी चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा और कुछ चीज़ याद नहीं करनी, बस एक इंटीग्रेशन का सिंबल याद करना और एक ये साइन बीटा एच माइनस जेड याद करना है। इसको देखकर तुम खबर आ जाओगे, पूरा का पूरा देखे कट गया है बिल्कुल ही। इतनी चीज़ याद रखो और पेपर में लगा के आ जाओ और ये चीज़ फॉर्मूले का आंसर निकल जाएगा, ठीक है, डी जेड वाले का। और आगे बढ़ते हैं। आइसोट्रॉपिक एंटीना मैंने शुरू में बताया था, जो एंटीना हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली, मतलब दे आर अस्यूम्ड टू रेडिएट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, यूज्ड एज रेफरेंस एंटीना, इट्स है हाइपोथेटिकल लॉसलेस एंटीना रेडिएटर। मतलब ये एंटीना इमेजिनरी होता है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता आइसोट्रॉपिक एंटीना, लेकिन फिर भी हम इसको स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरह का रेफरेंस एक्ट करता है। क्योंकि तुम्हें ऐसे तुम जब कैलकुलेशन करते हो थ्योरी में, तुम्हें कई बार टी को इक्वल टू 1 लेना होता है। अब डी इक्वल टू 1 प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, साइंस एंटीना के जो वो हैं एक्सपर्ट्स हैं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ये कौन सा एंटीना है भाई, कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना इसको। तो उन्होंने आइसोट्रॉपिक एंटीना उसका नाम दिया हुआ डी इक्वल टू 1। डायरेक्टिविटी क्या होती है? डायरेक्टिविटी होती है कि मान लो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, एक तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है, एक तुम्हारे पास रिसीवर है, और मान लो कि यहाँ से तुम्हारे पास वेव रेडिएट कर रही है। तुम चाहते हो कि यार ये वेव एकदम इधर ही जाए, इधर उधर कहीं ना जाए। आइसोट्रॉपिक का क्या है कि ठीक है, मतलब एक इधर ही जाए, तो मतलब जितनी ज़्यादा डायरेक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा उसकी चोंच बनेगी, मतलब वहाँ तक पहुँचेगी, वो सोर्स तक पहुँचेगी, ठीक है। उसका जो लोप होगा, जो रेडिएशन का लोप होगा, मैं बना के दिखाता हूँ, वो एकदम चोंच होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मेरे पास ये वाला वेव पैटर्न है, ठीक है, एक मेरे पास ये वाला वेव पैटर्न है, इतना लंबा, ठीक है, इतना लंबा, ठीक है। इसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन बिटवीन टू एंटीनास, ठीक है। हाँ, इसमें एक फॉर्मूला ये वाला याद रखना। कौन सा? हाँ, ये वाला। देखो, इस फॉर्मूले का अगर तुम्हें याद करना भी है ना, तो उसी फॉर्मूले से, अपर्चर वाले फॉर्मूले से इसको याद कर सकते हो। कैसे? देखो, जब तुमने अपर्चर का फॉर्मूला लिखा था, मैं तो स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अपर्चर का फॉर्मूला क्या लिखा था? मैंने तो ऐसे याद किया है, बता रहा हूँ तुम्हें साफ साफ। G इक्वल टू AE 4 पाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। अब ये खतरनाक फॉर्मूला है, ये आता है, यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, काफ़ी। इसको याद कैसे करना है? इसी फॉर्मूले के बेसिस पे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे पावर था, ठीक है, वहाँ पे पावर था, यहाँ पे AE है। AE को एज अ पावर ग्रांट करो, ठीक है, और G को ऐसे ही ग्रांट करो, क्योंकि इसमें 2 पावर हैं तो उसको लिखो, ठीक है। PR को पहले लिखो और फिर नीचे PT को लिखो। ये मैं AE की जगह लिख रहा हूँ, ठीक है, AE की जगह कोई मैं PR मानता हूँ, लेकिन इसमें 2 हैं, जैसे कि तो मैं अपने दिमाग का तुम्हें एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ, बस उसको वैसे रट सकते हो तो रट लो, नहीं तो अपना कोई तरीका बना लो, ठीक है। और फिर यहाँ पे मेरा ये यहाँ पे है, ये इसकी जगह मैंने यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे ये भी 2 आएंगे। जब इधर ये सारी चीज़ें मैं इधर नीचे शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा GR, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास GT, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा GR GT आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? पाई, ठीक है, इधर आ जाएगा 4 पाई, नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना मेरा फॉर्मूला बन गया ना, बस, ठीक है। ये स्क्वायर है, मैं अब इसको स्क्वायर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, साथ में, लेकिन इसको भी कर दूंगा। मैं इसको कैसे रटा वो बता रहा हूँ बस, ठीक है। इतना फॉर्मूला मैंने जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे है नीचे R, बस एक R याद रखना है, बस R अलग से लगा देना, और पूरे के पूरे, क्योंकि ये लैम्डा स्क्वायर था, ये तभी स्क्वायर कर दिया और ये फॉर्मूला बन गया। ये ऐसे रटा था मैंने PR/PT का, तुम भी ऐसे इसको रट सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो इसको ऐसे रट लेना, तो ये फॉर्मूला वैसे बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें AE 1 था, इसमें लेकिन 2 हैं,
तो मैंने इसमें ओमेगा आर लिख रखा है, तो ये पावर ही है बेसिकली, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये मेरी पावर ही है। इसको पी आर ही बनाना है। ये दोस्त पागल था, उसने ओमेगा आर लिख दी, मेरे को वो पागल नहीं था, मैम ने लिखवाया है कह रही है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सिंबल, तो पी आर लिखना है इसको प्लीज़, ठीक है, क्योंकि तुम आगे जब न्यूमेरिकल यूज़ करोगे तुम पी आर ही यूज़ करोगे उसमें। रिलेशन बिटवीन ए ई एम एंड डायरेक्टिविटी। डायरेक्टिविटी जो गेन है ना, गेन, मैंने जो इस इक्वेशन में गेन लिखा, इस गेन को अगर मैं इम्पिडेंस इनटू डायरेक्टिविटी लिख दूँ ना, एक ही बात रहेगी। कैसे? अभी मैं एक चीज़ को वेरीफाई कर लेता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो, जैसे गेन है, इन्होंने इम्पिडेंस इनटू डायरेक्टिविटी, यहाँ पे मैं नीटा लिखता हूँ, इन्होंने के लिख दिया। ये सिंपल होते हैं अपने अपने। अब तुम्हें बता दिया ना, अब तुम घबराना मत। के का मतलब यहाँ पे सॉरी, ये तो यहाँ पे एफिशिएंसी फैक्टर है, एफिशिएंसी फैक्टर होता है। नीटा जो होता है वो एफिशिएंसी फैक्टर होता है, वो इम्पिडेंस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। अब ये चीज़ होती है, ठीक है। अब एफिशिएंसी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने याद कर रखे हैं। उसका होता है जो मेरा रेजिस्टेंस है रेडिएटिंग, मतलब जो ट्रांसमीटर का रेजिस्टेंस है वो, अपॉन रेजिस्टेंस ट्रांसमीटर का वो वाला, प्लस रेजिस्टेंस मेरा जो रिसीवर साइड में है उसको क्या बोलते हैं, लॉसलेस रेजिस्टेंस, तो आर एल। ये मेरा होता है इम्पीडेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और आर आर का भी एक फॉर्मूला होता है। आर आर का क्या फॉर्मूला होता है वो भी मैं लिख देता हूँ इधर। आर आर का फॉर्मूला होता है 80 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता है डी एल, मतलब लेंथ ऑफ एंटीना ही होता है ये। डी एल लिख दो या पूरी लेंथ लिख दो, क्वेश्चन में λ/2 लेंथ गिवन है तो पूरी पूरी यहाँ पे डाल दिया करो, ठीक है। लेंथ अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर। तो ये जो होता है मेरा फॉर्मूला किसका होता है, आर आर का, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रेडिएटिंग एंटीना, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना, ठीक है। ये चीज़ होती है, ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं। और ये बेसिकली ये रिलेशन है, ये क्या है एक बार इसको पढ़ लेना, खुद से एक बार रीडिंग लगा लेना। ये भी फॉर्मूलेज हैं, ये भी शायद यूज़ हो सकते हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये तो वही फॉर्मूला जो मैंने अभी, सॉरी वो नहीं आया, ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें रटवा दिया उधर, वही सेम फॉर्मूला है ये, इधर उधर शिफ्ट कर दोगे वही मिल जाएगा। मतलब वहाँ पे मेरे पास जी था, यहाँ पे मेरे पास डी था। अब यहाँ पे एक झोल किया हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों, और न्यूमेरिकल्स में भी मैंने देखा कर रखा है, और सही किया हुआ है, बुक से ही मैम पढ़ाती है, कहीं और से अपने दिमाग से नहीं पढ़ाती। तो ये देखो कि यहाँ पे डी बी है। अगर इसको तुम एकदम सही कर सको तो उसको सही करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, किसी की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। हाँ ठीक है, तो डी वहाँ पे मेरे पास जी था, यहाँ पे मेरे पास बस डी है, बस इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और डी क्या होता है, डायरेक्टिविटी। जी क्या होता है, गेन होता है। गेन जो होता है ये गेन होता है, और ये मेरा डायरेक्टिविटी होता है, और ये नीटा है। नीटा मतलब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, आर आर अपॉन आर आर प्लस आर एल। ये समझ लो कि एफिशिएंसी इन्होंने वन ही कंसिडर की है फॉर्मूले में, कई बार कंसिडर कर लेना चाहिए, ये समझ जाना, ठीक है। अब उसमें ये सारी चीज़ें गिवन थी और मुझे डी निकालना था, ठीक है। जी क्या होता है, नीटा डी अभी जस्ट बताया। नीटा बताया क्या होता है, आर आर अपॉन आर आर प्लस आर एल। लॉसलेस एंटीना का रेजिस्टेंस गिवन है, ये भी गिवन है, दोनों का टोटल कर दिया, ऊपर 80 आ गया इंटू डी, ये आ गया आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आप कैलकुलेटर से अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने पी आर बाई पी टी का फॉर्मूला रटवा दिया, वही है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे 10 गीगाहर्ट्ज़ लिख रखा है इसने, सॉरी इसने जी को 40 डीबी लिख रखा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सीन रहता है कि इसको हम डीबी में नहीं लिख सकते, तो हमें इसको डीबी को इसको कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, डीबी में लिखते कैसे हैं, उसका इन्वर्स कर दोगे ना, एंटी लॉग ले लोगे तो तुम्हारा डीबी में कन्वर्ट हट जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ। डीबी में जब कन्वर्ट करते हो, तो क्या करते हो मैं बताता हूँ। जो तुम्हारा गेन निकलता है कोई भी फॉर्मूले से, वो तुम्हारा कहते हैं डीबी में नहीं निकलता, ठीक है, लेकिन तुम उसको डीबी में कन्वर्ट करते हो। कैसे, इसकी जो जी वाली वैल्यू है वो इस फॉर्मूले में डाल देते हो, log 10, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आई तुम्हारी वो इसमें डाल देते हो, और वो तुम्हारा डीबी में निकल जाता है, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है इन डीबी, जी इन डीबी,
ठीक है। जी इन डी भी ऐसे निकल जाता है। लेकिन मान लो कि तुम्हें ये चीज़ निकालनी है तो तुम्हें यहाँ पे कुछ एंटी लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, तुम्हारी कुछ वैल्यू निकलेगी, और जब तुम वो निकाल लोगे तो तब तुम्हारा 10⁴ एक तरफ से निकलेगा, 10⁴ एक तरफ से निकलेगा, जब इसको कन्वर्ट करोगे बेसिकली उस एंटी लॉग वाले फॉर्मूले में, तो ये निकल के आना चाहिए। मुझे नहीं पता सही है गलत है, एक बार चेक कर लेना, अगर नहीं निकलता तो उसको अपना ब्लॉग पे चेक करना, जो चीज़ ब्लॉग पे चेक करनी है वो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो कर लेना, ठीक है। वैसे तो इससे 100% आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है ये सारी चीज़ें। ये 8 पाए ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे फार्मूले ईजी हैं। अब ये वाला फार्मूला मैंने तुम्हें नहीं बताया, ठीक है। अब रेडिएशन की बात करते हैं हम कि एक एंटीना जब रेडिएट करता है तो एक्चुअली हम थोड़ा उसको और डिटेल में पढ़ते हैं। एक एंटीना उसने वेव छोड़ी, इम्पीडेंस के उस मुताबिक से पढ़ चुके हैं। अब उनमें रीजन्स होते हैं। जब एक एंटीना रेडिएट करता है तो उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं रीजन्स होते हैं। उन रीजन्स को हमें पढ़ना है। मान लो कि एक एंटीना है कि रेडिएट कर रहा है बहुत सारी जगह, तो उसमें रीजन्स होते हैं, नियर फील्ड रीजन, फार फील्ड रीजन और वेरी फार फील्ड रीजन। जो चिपके हुए रीजन होते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो डाइपोल रीजन बोलते हैं इसको। यहाँ पे जब आ जाता है, यहाँ पे r³ से वेरी कर रहा होता है फॉर्मूला, इन्वर्सली r³ से कर रहा होता है। 1/r³ से जो h का फॉर्मूला होता है वो इससे वेरी कर रहा होता है, h का फॉर्मूला कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 1/r² से वेरी कर रहा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंडक्शन रीजन, ठीक है। यहाँ पे डिसिपेशन बिल्कुल कम होता है पावर का, और जो इंडक्शन चूल्हा होता है या इंडक्शन होता है वो इसी की एप्लीकेशन पे काम करता है, ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। और यहाँ पे काम करता है रेडिएशन फील्ड 1/इन्वर्सली आर के प्रोपोर्शनल होता है। इनका एक पूरा का पूरा एक बड़ा फार्मूला होता है h का। उसको ड्राइव कैसे करना है वो तुम देख लेना, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे रेफर करना उसके लिए। और तुम्हें क्या कहते हैं इनके बारे में बताता हूँ, रेडिएशन फील्ड और इसके बारे में। उसके बाद वो वाला न्यूमेरिकल कर पाऊंगे जो भी मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं वो वाला जो कंसेप्ट है उसको समझने की। चलो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है। Thanks for watching. Please like, comment, subscribe. Bye.